गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विंड मूवमेंट पे। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं। हवाओं की जो चलने की दिशा होती है वो दो तरह से होती है। हवाएं धरती से ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपर वायुमंडल से नीचे की ओर उतरती हैं। ये एक उसका तरीका हुआ चलने का। और दूसरा तरीका है कि धरती की सतह के समानांतर हवाएं मूवमेंट करती हैं। तो जो धरती के से लेकर के सतह से ऊपर की ओर हवाएं उठती हैं, तो उठने का तो कारण हमको स्पष्ट है कि वो इंसुलेशन के कारण होता है। जब सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी के जिस हिस्से पर ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर हवाएं गर्म हो जाती हैं और गर्म हवा ऊपर उठती है, और ऊपर उठती हुई हवा के कारण टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन और फिर जब ऊपर हवाएं जा करके फैल जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने के कारण फिर हवाएं भारी होती हैं। भारी होने के बाद फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो हवाएं नीचे आती हैं। तो ऊपर उठना और नीचे आने की प्रक्रिया तो स्पष्ट है कि इसके लिए मुख्यतः सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है विंड मूवमेंट के लिए। लेकिन जब हम पृथ्वी की सतह के समानांतर इसका मूवमेंट देखते हैं, इसकी गति देखते हैं, तब हमारा सिर चकरा जाता है, क्योंकि ये इतना सामान्य नहीं है, इतनी साधारण नहीं है कि हम एक तरह से देखें कि हवाएं सदैव एक गति करती हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाती हैं। तो पृथ्वी की क्षैतिज मूवमेंट को, हवाओं के क्षैतिज मूवमेंट को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। उन कारकों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और उन कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल से ही एसोसिएटेड है फेरेल्स का नियम और बायस बेलेट का नियम। इसके अलावा दाब प्रवणता, अभिकेंद्रीय बल और घर्षण बल, इन चारों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि ये कैसे विंड की मूवमेंट को प्लेनेट अर्थ पे ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। जस्ट टेक दिस ग्लोब। ये ग्लोब को हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है। अपनी एक्सिस पे इसके घूमने की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। इसी रोटेशन के कारण, चूंकि हम पृथ्वी पर ऊपर हैं, पृथ्वी के ऊपर सरफेस पर ही हमारा निवास है, इसलिए हमको सूर्य पूरब में उगता हुआ और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है, जबकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट कर रही है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम मोटरसाइकिल पर बैठे होते हैं या बस में बैठे होते हैं, तो जिस दिशा में हम जा रहे होते हैं, पेड़ पौधे या वस्तुएं हमको ठीक उल्टी दिशा में मूवमेंट करती हुई दिखाई देती हैं। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इस घूमने के कारण जो आभासीय बल उत्पन्न होता है, उस आभासीय बल के कारण पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं, समुद्र की लहरें और अन्य वस्तुएं डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो उसे ही हम विक्षेपक बल कहते हैं। और इस बल का पता लगाया था जीजी कोरियोलिस नाम के फ्रांसीसी इंजीनियर ने, और उन्हीं के सम्मान में इसे कोरियोलिस बल का नाम दिया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? तो हमारी पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है, ये 40,070 किलोमीटर के लगभग है, और ये है इक्वेटर के पास में। यानी कि अगर हम पूरे इक्वेटर से एक स्थान से शुरू करें और पूरा राउंड लगा करके फिर उसी स्थान पे वापस पहुंचे, तो 40,070 किलोमीटर तक की डिस्टेंस हम कवर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ें या हम साउथ पोल की तरफ बढ़ें, तो उस बढ़ने के साथ साथ हमारा जो सरकमफेरेंस है वो घटता चला जाता है, और उस घटने के कारण जो एंगुलर मोमेंट है उसका कोरियोलिस फोर्स पे असर पड़ता है। और इसके कारण यहाँ पर जो गति होगी इक्वेटर पर, चूंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर 40,075 किलोमीटर को घूमने में भी उसको 24 घंटा लग रहा है, और यहाँ पर लगभग 0 किलोमीटर को घूमने में भी उसको 24 घंटा ही लग रहा है। तो इस पूरे डिफरेंस के कारण यहाँ पर अलग अलग गति से हमको पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है हर अक्षांश पे। और हर अक्षांश पे जब पृथ्वी अलग अलग घूमती दिखाई देती है, तो उसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? तो पृथ्वी के मास से, उसके रेडियस से और वेलोसिटी कांस्टेंट से हम अगर उसको मल्टीप्लाई करें, तो हमको पता लगेगा कि किस स्पीड से पृथ्वी अपने किस लैटिट्यूड पे रोटेट कर रही है। तो कोरियोलिस महोदय ने जब इस बल का पता लगाया, तो उन्होंने बताया कि इक्वेटर पे पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, और चूंकि इक्वेटर पे 0 डिग्री के समानांतर ही पृथ्वी की जो घूमने की गति है, उसी
घूमने की गति के समानांतर ही यहाँ पर एंगुलर मोमेंट भी क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स 0 हमको ऑब्जर्व होता है। यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एकदम न्यूनतम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं, 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पर जब जाते हैं तो 1436 किलोमीटर प्रति घंटे की पृथ्वी की रफ्तार हो जाती है। 45 डिग्री लैटिट्यूड पर जब जाते हैं तो 1170 किलोमीटर की ये रफ्तार घट करके हो जाती है। 60 डिग्री पर ठीक आधा होकर 835 किलोमीटर, 75 डिग्री पर 432 किलोमीटर और 90 डिग्री पर 0.00008 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाती है। अब इसको इसकी स्पीड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए ज्योग्राफी के ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यू शुड नो, आपको जानना चाहिए कि हम स्पीड को अगर हम कॉस की वैल्यू के साथ अगर हम 45 डिग्री का पे इसकी स्पीड निकालना चाहते हैं तो हमारी जो रोटेशन स्पीड है 1670 किलोमीटर, अगर उसको हम cos 45 डिग्री की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos 45 डिग्री की वैल्यू है 0.707। अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि जो यहाँ पे स्पीड होगी वो 1170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 45 डिग्री के अक्षांश पर हमारी पृथ्वी घूम रही है। जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और ये विक्षेपक बल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो इस विक्षेपक बल के कारण हर घूमती हुई चीज उत्तरी गोलार्ध में अपने पथ के दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने पथ के बाईं ओर घूम जाती है। सिर्फ हवाएं ही नहीं, जब बल्कि समुद्री लहरें और एरोप्लेन्स वगैरह भी इस डिफ्लेक्शन मूवमेंट का से प्रभावित होती हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सिद्धांत है जिसको हम फेरेल का नियम कहते हैं। फेरेल महोदय ने बताया कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में हवा की तरफ अपना मुंह करके खड़े हों, यानी कि हमारी पीठ उस तरफ हो जिधर से हवा आ रही है, तो हम देखेंगे कि दाहिनी तरफ हवाएं मुड़ती जाती हैं। और अगर हम यही प्रक्रिया दक्षिणी गोलार्ध के लिए अपनाएं तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हवाएं बाईं ओर मुड़ रही हैं। इसी को बायस बेलेट महोदय ने क्वालिटेटिव तरीके से एक्सप्लेन किया कि व्हेन वी स्टैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वी फाइंड, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हैं और हमारे सामने से हवा आ रही है, हमारे मुंह पे आके हवा लग रही है, तो हमारे दाहिनी तरफ लो प्रेशर होगा और बाईं तरफ हाई प्रेशर होगा। और दाहिनी तरफ लो प्रेशर होने के कारण हवाएं उधर की तरफ मूव कर जाएंगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में होंगे तो ठीक इसकी इनवर्स स्थिति होगी। तो कोरियोलिस बल इस तरह से एक बहुत प्रभावी कारण है हवाओं के चलने का। इसी कोरियोलिस बल के कारण ही साइक्लोन्स की और एंटी साइक्लोन्स की जेनेसिस होती है। साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। और एंटी साइक्लोन्स जो प्रति चक्रवात जिसको हम कहते हैं, वो ठीक साइक्लोन्स के उल्टा, जैसा नाम ही है प्रति चक्रवात, यानी कि चक्रवात के विपरीत गुणों वाला। तो जो गुण चक्रवात यहाँ प्रदर्शित करते हैं वही उसके उल्टा गुण प्रति चक्रवात यहाँ प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनका जो मूवमेंट होता है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो दूसरा कारण है जो विंड मूवमेंट को प्रभावित करता है वो है दाब प्रवणता बल या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर समान वायु दाब को प्रदर्शित करने वाली जोड़ने वाली रेखाओं को हम समदाब रेखा कहते हैं। और पृथ्वी के विभिन्न स्थानों को हम मानचित्र पर समदाब रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इन समदाब रेखाओं के परपेंडिकुलर जब जो विंड चलती है उसको हम भू स्थिर पवन या जियोट्रॉपिक विंड कहते हैं। और ये उसके परपेंडिकुलर चलती क्यों है, तो दाब प्रवणता, ये देखिए 930 MB की समदाब रेखा है, 932 की, 934 की, 936 की, 938 मिलीबार की समदाब रेखाएं हैं। अब समदाब रेखा अगर सामान्य स्थिति हो तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं ऐसे चलने लगे, तो इसी को हम कहते हैं दाब प्रवणता। प्रवणता यानी झुकाव, प्रवण होना, झुकना। तो दाब का झुकाव किधर है, तो दाब का झुकाव यहाँ पे 938 से 930 की तरफ है, इधर की तरफ ये हवा को आना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे दाब प्रवणता काम करती है ठीक उसके उल्टी दिशा में उतनी ही फोर्स से कोरियोलिस बल कार्य करता है, और इसके कारण वहां पे जो हवाएं होती हैं उन दोनों बलों के कारण स्ट्रेट रुख अपनाती हैं और भू स्थिर पवन की उत्पत्ति होती है। जैसा नाम से स्पष्ट है, भू स्थिर, अर्थात ये भूमि के समान स्थिर रहती है पवन, और ये
इनसे प्रेशर ग्रेडियंट से या कोरियोलिस बल से प्रभावित नहीं होती है। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है विंड के मूवमेंट का। जो तीसरा कारण है अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपेटल फोर्स। पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी हवाएं केंद्र की ओर खिंचती चली आती हैं। और हम जहां देखते हैं कि जहां लो प्रेशर होता है, साइक्लोन्स में भी हवाएं सराउंडिंग से वहां की ओर जाती हैं। जब हवाएं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हवाओं को खींचता है या समुद्र की लहरों को खींचता है, तो उसके कारण विंड का मूवमेंट प्रभावित होता है। उसके कारण अगर उत्तरी गोलार्ध में होंगी तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, और दक्षिणी गोलार्ध में होंगी तो क्लॉकवाइज तरीके से उनका मूवमेंट होगा। और जो चौथा कारक है जिसको हम कहते हैं घर्षण बल, चूंकि पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है और एक समान नहीं होने के कारण ये एक समान रूप से गति नहीं कर पाती है। कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं समुद्र है, तो इस वहां पे अलग अलग मात्रा में घर्षण बल उन पर लगता है। और उस अलग अलग मात्रा के घर्षण बल के कारण जो वायु के चलने की दिशा है और गति है वो दोनों प्रभावित होती है। तो ये ऐसे कारक हैं जो विंड के मूवमेंट्स को प्रभावित करते हैं। कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता, अभिकेंद्रीय बल और घर्षण बल, इनके कारण ही हम हवाएं पृथ्वी पर मूवमेंट कर पाती हैं। कोरियोलिस बल आपको ध्यान रखना होगा कि 0 डिग्री पर यानी कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं ये बल बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर ये मैक्सिमम होता है, उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी। फेरेल का नियम इसी की व्याख्या करता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने पथ के दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने पथ के बाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। बायस-बेलेट का नियम उसकी और उत्तरोत्तर व्याख्या करता है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर आप हवा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो निम्न दाब दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न दाब बाईं ओर उत्पन्न होगा। तो ये विंड के मूवमेंट्स को प्रभावित करने वाले कारक हैं। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा।